हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज इस एसएचएम के लेक्चर नंबर 2 में, जहां पे आज हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, जिससे कि आपको ये लेक्चर और ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वो ये है कि आपको कुछ चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। आपने रिवाइज तो किया ही होगा, लेकिन कुछ चैप्टर्स अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया हुआ है तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। सर कौन कौन से हैं वो चैप्टर? पहले तो आपका है बेसिक मैथमेटिक्स। क्या सर हमें बेसिक मैथमेटिक्स में सब पढ़ना है? तो भाई देखो, बेसिक मैथमेटिक्स आपको पता होनी ही चाहिए, है ना। लेकिन आपको ज़्यादा कौन सा पता होना चाहिए? पहले तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री पता हो, है ना, आपको अपना ट्रिग्नो याद हो, और प्लस कैलकुलस। सर कैलकुलस कौन सा वाला पोर्शन है? अगर आपके दिमाग में ये डाउट है तो कैलकुलस वो वाला पोर्शन है जहाँ पे हमने आपको डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन सिखाया होगा। ठीक। अच्छा, इसमें अगर आपको ये पूरा नहीं करना है, इसको जैसे आपने कर लिया, मान लो, देखो मैं आपको बता रहा हूँ दोनों के लिए। जिसको नहीं करना यहाँ से, वो क्या करे, वो आपने काइनेमेटिक्स में जाए। हाँ, कहाँ पे जाए? काइनेमेटिक्स में। और काइनेमेटिक्स में जो कैलकुलस वाला पोर्शन है, अब काफ़ी बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, कैलकुलस वाला पोर्शन वो रिवाइज कर ले। यानी आपको अपना एसएचएम पढ़ने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नो और कैलकुलस, और काइनेमेटिक्स में कैलकुलस वाला पोर्शन याद रहे। अब ये वाला अगर पोर्शन आप कर रहे हो तो ये वाला पोर्शन कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपने ये वाला रिवाइज कर लिया तो आपको ये वाला पोर्शन आसानी से समझ में आएगा। अच्छा, कौन कौन सा है वो पोर्शन? ध्यान से देखो, काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन क्या होता है, जहाँ पे आपको dx/dt ये वाला फॉर्मूला, dv/dt ये वाला फॉर्मूला, आपको d2x/dt स्क्वायर, ये सारे वाले फॉर्मूले बताए गए। यानी यहाँ पे आपको ऐसे जो भी सवाल कराए होंगे, आपको उन सवालों को ट्राई कर लेना है। हाँ, पूरा मैथमेटिकल पोर्शन रहे। अगर आपने ट्रिग्नो और इसमें अच्छे से कमांड कर ली, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, आपको एसएचएम में कहीं भी कोई चीज़ टफ नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आप चीज़ों को देखते हैं फिजिक्स में और उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। जैसे अभी आपको पिछले लेक्चर में हमने सिखाया कि भाई एसएचएम अगर होता है, या ऑसिलेशन की बात करते हैं, एसएचएम हो चाहे ऑसिलेशन, एसएचएम और ऑसिलेशन अगर होता है तो उसको एक इक्वेशन में कैसे समराइज किया गया था मैथमेटिक्स के थ्रू, यही तो था। एसएचएम के केस में क्या होता है बताओ जल्दी? एसएचएम के केस में वो इक्वेशन हो जाती है F प्रोपोर्शनल टू -x। ये एक इक्वेशन पूरी एसएचएम को होल्ड कर रही थी, कंडीशन ऑफ एसएचएम था या कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन था। यानी आप जो भी चीज देख रहे हो अपने नेचर में, उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस ही फिजिक्स कहलाती है। हम तो वही कर रहे हैं ना। अगर आपको ये पोर्शन आसानी से याद रहेगा, आपको याद रहेगा, तो एसएचएम का आने वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से तैयार रहेगा। क्लियर है? चलिए, तो मैं आपसे ये उम्मीद रख सकता हूं कि आप इतनी चीजों को बढ़िया से सीख लेंगे। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ सवाल करते हैं। कुछ सवाल का एक ही सवाल है जो बेसिकली आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है आपके स्कूल में ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, या असर्शन रीजन में भी मिल सकता है। ठीक है, कौन सा है वो सवाल? जैसे 4 पॉइंट्स है, एक मिनट में वो पॉइंट लिख के आता हूं। तो आपके सामने ये 4 स्टेटमेंट्स है, आपको इन 4 स्टेटमेंट्स में बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। सर क्या ये एमसीक्यू है? नहीं भाई, ऐसी गलती मत करना, मोर देन 1 करेक्ट है। ठीक है, आपको ट्रू वाला चेक करना है कि भाई ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। तो पहला पढ़िए, ऑल ऑसिलेशंस आर एसएचएम। क्या सारे ऑसिलेशन एसएचएम है? क्या ये सही है? तो भाई गलत है, फॉल्स। अगला है ऑल एसएचएम आर ऑसिलेशंस, ये ट्रू है। सर ऊपर वाला फॉल्स कैसे हो गया? याद करो, ऑसिलेशन का सबसे सिंपल केस एसएचएम होता है। एसएचएम के अंदर में आपका आ रहा है, याद आ रहा है? ऑसिलेशन जो है एसएचएम के, जो आपका एसएचएम है वो ऑसिलेशन के अंदर में आ रहा है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ये सही हो गया। ऑल ऑसिलेशंस आर इन पीरियोडिक इन आइडियल केस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, अगर ये लाइन नहीं लिखी हुई होगी आप यहाँ पे ट्रू मत बोलिएगा। क्लियर? ये ट्रू है। अब आइडियल केस क्या होता है?
आपने अगर सिमुलेशन देखा होगा तो वो वाला रीजन होता है जहां पे फ्रिक्शन नहीं होता है। आइडियल केस मतलब नो फ्रिक्शन केस होता है, नो फ्रिक्शन। यानी आपने एक बार बॉडी को ऑसिलेट करा दिया, वो अनंत काल तक चलती जाएगी। ठीक, अगला है ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेशन। गलत। आपको पहले लेक्चर में शुरुआत में ही बताए थे कि भाई पीरियोडिक मोशन का एक पार्ट होता है ऑसिलेशन और एक दूसरा पार्ट होता है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? क्लियर? क्या यहां पे आपको कोई डाउट है? बोलिए। नहीं है ना? चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बात कर लेते हैं। अब आपको, जैसे मैंने आपसे वादा किया था, एक वादा तो मैंने आपसे पूरा कर लिया कि मैं आपको सिमुलेशन वाला वीडियो दूंगा। दूसरा वादा क्या था कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए, क्या लिखा जा रहा है बोर्ड पे वो आपकी कॉपी में होना चाहिए, कैसे लिखना है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। जैसे लिख रहा हूँ बोर्ड पे आपको वैसे ही लिखना है। पर सर ये मजा नहीं आ रहा है, आपको मैंने बोला था जितना भी डेफिनेशन वाला पोर्शन होगा वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करा देंगे। तो ये डेफिनेशन वाला पोर्शन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, चलिए। जैसे वहां पे कुछ टर्म्स यूज हुए थे, हमने आपको बार बार बताया था। पहला कौन सा टर्म था? इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टर्म्स। भाई आवाज नहीं निकल रही है कफ की वजह से, कुछ वर्ड्स जो है वो अजीब से साउंड कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर आप ध्यान से देखो, पहला अपने पास आता है मीन पोजीशन। क्या होता है? मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन क्या था? याद आ रहा होगा, जिसके अबाउट अपना पार्टिकल क्या करता है? ऑसिलेशन करता है ना? मैं बार बार पीछे क्यों जा रहा हूं, आपको पता होगा कि भाई वीडियो पॉज हो जाएगा तो दिक्कत होगी। मीन पोजीशन क्या होता है? मीन पोजीशन जिसके अबाउट पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा हो, या अब इसे पहचानेंगे कैसे सर? इट इज अ पॉइंट, आपको बताया था जहां पे रीस्टोरिंग फोर्स 0 हो। इट इज अ पॉइंट वेयर रीस्टोरिंग फोर्स इज 0। हमने आपको शुरुआत में एक चीज बताई थी, जहां पे एफ नेट 0 हो तो वो तो है रीस्टोरिंग फोर्स को 0 कर दो। अच्छा, एक चीज और आपको मुझे समझानी थी कि भाई ये मीन पोजीशन आइडियल केस की में आपको ये मोशन के पहले पता करना होता है। आप नहीं बता पाओगे कि मीन पोजीशन क्या था जब तक बॉडी चल जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में ये डाउट आएगा सर क्या रुकने के पहले हम बता सकते हैं? भाई जब तक बॉडी रुकेगी नहीं तब तक आप मीन पोजीशन बता नहीं पाओगे इन आइडियल केस। नॉर्मली अपनी रियल लाइफ में हाँ बता सकते हैं, जहां पे बॉडी रुक जाए, रेस्ट कर ले, वहां पे ऑब्वियस सी बात है वो आपका मीन पोजीशन हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताया था कि एक्स आया था, तो यहाँ पे मीन पोजीशन में एक चीज समझिएगा कि बॉडी का वी ऑलवेज, ये लाइन ध्यान से लिखिएगा, वी ऑलवेज मेजर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, हम पार्टिकल का जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है वो मीन पोजीशन से निकालते हैं। कहां से निकालते हैं? मीन पोजीशन से निकालते हैं। क्लियर? क्या आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब मीन पोजीशन से ही निकालेंगे। अगली चीज क्या है? ये तो आपका पहला पॉइंट था जो आपको समझना था। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? वो है रीस्टोरिंग फोर्स। क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। लिखने के पहले क्या आपको रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब समझ में आएगा कि क्या होता है? ये वही फोर्स है जिसकी वजह से अपना एसएचएम होता है। क्लियर? ये वही फोर्स है जिसकी वजह से अपना एसएचएम होता है। अब याद करो कि पेंडुलम के केस में कौन सा फोर्स था? mg का एक कंपोनेंट आता था, mg साइन थीटा वाला, और बाद में हम लोग थीटा को, साइन थीटा को थीटा के कंपैरिजन मतलब कंपेयर कर दिया था ना। क्यों? क्योंकि आपका थीटा बहुत स्मॉल होता है, 0 से 5 डिग्री तक ही हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। याद आ रहा है? तो ये क्या है? इट इज अ फोर्स या कंपोनेंट ऑफ फोर्स। भाई ढेर सारे फोर्स लग रहे होंगे उस बॉडी पे, ये एक बॉडी का कंपोनेंट भी हो सकता है। इट इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स या फोर्स, आप जो कहना चाहो कहो, विच ट्राइज टू
bring the body back to mean पोजीशन, जो बॉडी को मीन पोजीशन पे दोबारा लाने की कोशिश करें। हम ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। क्लियर? अब आपको याद आ रहा होगा इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। अब इसको हम कैसे लिखते थे, है ना, यहां से डिस्प्लेसमेंट को, तो इन दोनों में आपस में रिलेशन ये था कि भाई F इज टूवर्ड्स, ये एफ आर मतलब रीस्टोरिंग फोर्स इज टूवर्ड्स मीन पोजीशन, ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। ये बात आपको याद आई? और वहीं पे हमने कंडीशन ऑफ SHM भी तो निकाला था। कंडीशन ऑफ SHM वो क्या था? वो ये था कि रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x। अब यहां पे x क्या है? x है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। किसका पार्टिकल? कौन से पार्टिकल का भाई? जिसको SHM करा रहे हो। कहां से? फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या आपको ये लाइन क्लियर हुई? क्या बोर्ड पे जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, क्या इनमें से आपको किसी भी चीज में डाउट है? आई होप सो कि ना हो। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। जैसे देखो, रीस्टोरिंग फोर्स जैसे होता है ना, वैसे अपना रीस्टोरिंग टॉर्क होता है। अब याद करो टॉर्क कहाँ आता था? जहां पे बॉडी घूमना शुरू कर दे वहां पे टॉर्क आता है। तो यहाँ पे जहां पे आपको रोटेटिंग SHM मिलेगा वहां पे टॉर्क आएगा। कभी देखा है बॉडी को ऐसे ऐसे घूमते हुए? हाँ, तो वहां पे टॉर्क आ जाता है। हम उसकी भी बात कर लेते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क की। अब देखो दोनों चीजें जुड़ने वाली है। बहुत अच्छा चैप्टर है ये और बड़ा ही मजेदार है, लेकिन आपको तभी चीजें याद रहेंगी जब आप इसका प्रॉपर रिवीजन करते रहोगे। और आपको बीच में ट्रिग्नो का रिवीजन करते रहना है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। कहाँ रखो यार इसको, यहीं पर देता हूँ। चलिए अगला पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है जिसे हम लोग रीस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे। टॉर्क क्या होता था भाई? मोमेंट ऑफ फोर्स होता था, यही तो होता था, है ना। आर क्रॉस एफ करके याद करते थे। अब ये क्या है? ये बॉडी को ब्रिंग करता है, मतलब दोबारा से वापस लाता है मीन पोजीशन की तरफ। जब बॉडी घूम रही हो तब। कब लगेगा? जब बॉडी रोटेट करती हो तब। ठीक है, लिखिए टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी। लिखिए इसमें टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी, इसको ऐसे कर लेते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी rotates the body towards mean position, भाई अंग्रेजी संभाल लीजिएगा, शब्दों बस मत समझना, मेरी भावनाओं को समझो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। कि भाई बॉडी पे लगने वाला वो टॉर्क जो उसको मीन पोजीशन की तरफ क्या करता है? रोटेट करता है। रोटेट्स द बॉडी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि होता क्या है। अगर आपने इतनी चीजें समझ ली है तो सर थोड़ा सा फिगर उगर बना दिया जाए। हाँ बना, देखो ये आपने सिंपल पेंडुलम पढ़ा था। सिंपल पेंडुलम को हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इस पेंडुलम को यहां से उठा के यहां रख दो, देखो सिंपल पेंडुलम अपना लीनियर SHM भी है, मतलब वही एक्स डिस्प्लेसमेंट वाला, और आपका रोटेशनल SHM भी है। यानी यहाँ पे देखो अब दोनों में कुछ टर्म आ रहे हैं भाई, डरना नहीं है। लीनियर SHM में हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स की बातें करेंगे, और रोटेशनल SHM में हम लोग रीस्टोरिंग टॉर्क की बातें करेंगे। सिंपल भाई, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मतलब दूसरे लेक्चर में टफ दे दूंगा, पगला गए हो। आओ इधर देखो, लीनियर SHM और रोटेशनल SHM। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस बॉडी को हल्का सा रोटेट कर दूं, चलो अभी रहने दो, चलो यहाँ तक ठीक ही है। अगर मैं इसको यहाँ से हल्का सा पीछे से खींच के छोड़ दूं, तो आप सबको ये समझ आ रहा होगा, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करता रहे। अब ध्यान समझना, आपने इसको पीछे खींचा तो ये आगे क्यों गया? क्योंकि आगे की तरफ एक फोर्स लगा। आगे ही क्यों गया?
क्योंकि आगे की तरफ फोर्स लगा। और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये अपना मीन पोजीशन है। क्या है, ये अपना मीन पोजीशन है। अब आपका जो फोर्स लगा वो हमेशा इधर ही की तरफ था, और जो फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगे उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाँ, रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अगला रिस्टोरिंग टॉर्क कहाँ पे आता है, मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉडी थी जिसे आपने ऐसे बांध दिया था, ऐसा कोई डिस्क थी, आपने उसे रस्सी में बांध दिया। अब देखो हमारे सर ने हमको एक एग्जांपल लिया था और बहुत रिलेटेबल एग्जांपल था, वो गोल गोल वाला झूला, गोल गोल वाला झूला। अरे यार वो होता नहीं, आप लोग झूले पे कभी आगे पीछे करते हैं, ये ऐसे वाला झूला। अब उसी झूले पे कभी आप बैठ के ऐसे हम गोल गोल घूमना शुरू कर दे, ऐसे करके बैठे रहते, भाई सबने किया है ना। हम बताएं अपने एरिया में, हमारे घर में साड़ी के झूले पड़ते थे बच्चे, है ना भाई, उसमें ज़्यादा मजा आता था। उसमें साड़ी में आराम से लेट के भी हम लोग करते थे, मम्मी की साड़ी लेते थे, ऊपर डालते थे छत पे और आराम से, तो वो भी चीज़ें हुई हैं। तो आप समझो उसको हम ऐसे पकड़ के ऐसे लेटते थे, फिर वो ऐंठता रहता था, फिर जब छोड़ते थे तो वापस घूमता था। अब क्यों वापस घूम रहा है, उसके अंदर आपने एक रिस्टोरिंग टॉर्क या बदले का टॉर्क डाल दिया है। ये बदले के फोर्स या रिस्टोरिंग टॉर्क कुछ भी बोल सकते हो आप। अब ये क्या होगा, जैसे आप इसे हल्का सा इधर की तरफ क्या करोगे, घुमाओगे, तो ये भाई साहब कुछ देर के लिए, या अगर हम आइडियल केस की बात करें तो अनंत काल के लिए, आइडियल केस की अगर बात करें तो ये भाई साहब अनंत काल के लिए ऐसे 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 रोटेट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग रिस्टोरिंग टॉर्क की बात करेंगे, ना कि रिस्टोरिंग फोर्स की। इज दैट क्लियर? क्या आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई? हाँ सर क्लियर हो गई है, कोई डाउट? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब समझिए, इसको मिटा देता हूं मैं। अब मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैं इस पेंडुलम को खींचूंगा और छोड़ दूंगा, तो आपको पता है कि ये पेंडुलम कितनी दूर तक ऐसे पीछे खींचा, यहां तक मान लो खींचा। अब पेंडुलम मैक्सिमम कितनी दूर तक जा सकता है, बस इतना। मतलब आपका पेंडुलम जो है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, यही तो है। या आप एक स्प्रिंग ब्लॉक का सिस्टम इमेजिन करो, ये आपके पास कोई स्प्रिंग ब्लॉक का सिस्टम है। हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को यहां से कंप्रेस कर दिया, ये x। अब ध्यान समझिएगा, आपकी स्प्रिंग इस वाले पॉइंट के अबाउट मैक्सिमम इतनी दूरी तक आएगी और मैक्सिमम इतना पीछे भी जाएगी। क्या आपको यह बात समझ आ रही है कि आपकी स्प्रिंग, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने स्प्रिंग को x डिस्टेंस दबाया है तो वो मैक्सिमम x पीछे भी जाएगी। एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि हम लोग प्योर स्मूथ सरफेस या प्योर आइडियल केस की बात कर रहे हैं। तो आपकी स्प्रिंग यहां जाएगी, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, टे 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 करेगी। क्लियर? क्या आपको ये बात समझ आई? अरे बोलो हाँ, आई होप समझ आ जाए। अच्छा, अब इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही है, यही तो क्या है, यही क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। और इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का एक नाम है, आपको याद करो, सिमुलेशन वाले वीडियो में बताए थे, जल्दी से बोलो उस वर्ड का नाम। क्या बोलते हैं उसको? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्लियर? यानी पार्टिकल मैक्सिमम कितना पीछे जा सकता है या कितना आगे जा सकता है, वही उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज अरे एम्पलीट्यूड बोलते हैं भाई। इतनी जल्दी मत बोला करो, बोल दिया करो। सर घर में बैठे हैं, बड़ा अजीब लगेगा बोलेंगे, नहीं बोलोगे तो नींद आ जाएगी, है ना। चलो ध्यान से देखो, एम्पलीट्यूड क्या ही लिखा है यार, इसको तो अब तक समझ ही गए होंगे। एम्पलीट्यूड किससे डिनोट करते हैं? पहली चीज, इट इज डिनोटेड बाई ए, इट इज डिनोटेड बाई ए। कभी कैपिटल ए से तो कभी स्मॉल ए से भी कर देंगे, ऐसा नहीं है कि कैपिटल ए ही पेटेंट हो चुका है। डेफिनेशन क्या है? मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन आइदर डायरेक्शन। भाई किधर भी, आगे कि सब पीछे, भाई कहीं भी देख लो।
अब देखो यहाँ पे पहली बात तो भाई साइन वन की बात मत करना सर, पीछे माइनस है आगे प्लस है। देखो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या की बात कर रहे हैं, या मैक्सिमम डिस्टेंस समझ लो एक डायरेक्शन में, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन आइदर डायरेक्शन फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। अब यहाँ पे मुझे पता है मैंने कुछ गलती कर दी है, लेकिन आई होप आप समझ चुके होंगे। गलती यही है कि मैंने यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है पार्टिकल की इन आइदर डायरेक्शन। अब काफ़ी लोग इसमें गलतियाँ ढूंढ लेंगे कि सर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ आगे की तरफ होगा प्लस ए, पीछे की तरफ तो माइनस ए हो जाएगा। भाई देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर ले यहाँ पे, है ना, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन अदर डायरेक्शन फ्रॉम मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ दिस बॉडी। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। आपको ये भी पता है कि जितना पार्टिकल मतलब एसएचएम ये मेन पॉइंट है, अगर इधर जितना एम्पलीट्यूड है उतना ही इधर रहेगा, यानी जितना इधर पीछे जाएगा उतना ही इधर आगे जाएगा। क्लियर। हाँ सर क्यों? एनर्जी कंजर्वेशन बच्चा, एनर्जी कंजर्वेशन। ज़्यादा डाउट मत पालो कि सर क्यों जाएगा, जबरदस्ती है क्या। रियल लाइफ में ज़्यादा रिलेट मत करिएगा, क्योंकि रियल लाइफ में ढेर सारी फिजिक्स लगती है और यहाँ पे हम आइडियली बात कर रहे हैं। एकदम लास्ट में जाके डैम्प्ड ऑक्सीडेशन आएगा, वहाँ पे आप देखिएगा कि उसकी इक्वेशन कितनी भद्दी सी आती है, फिर बोलोगे यही सही है। क्लियर। चलो अच्छा, एम्पलीट्यूड हो चुका है। अब एक चीज़ आती है टाइम पीरियड, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। रुको, टाइम पीरियड बताओ क्या होता है। टाइम पीरियड जिसे हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, क्या है? टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। टाइम टेकन, अब यहाँ पे ऑसिलेशन लिख देंगे। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, कि भाई एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में मैक्सिमम जो टाइम लगता है हम उसे ही टाइम पीरियड बोलते हैं। यहीं पे आपको फ्रीक्वेंसी बताई गई होगी। मैं पीछे देखने ये गया हुआ था कि क्या मैं नीचे फिगर बना सकता हूँ। अब समझिए इस बात को, पहले एक बेसिक एग्जांपल लेके फिर आपको स्टैंडर्ड एग्जांपल पे लेके चलेंगे जो हम देखते हैं। यहाँ पे आपका पेंडुलम था, मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मीन पोजीशन था। अब आपने पेंडुलम को खींचा, क्या किया? पेंडुलम को आपने पीछे की तरफ पुल किया, यहाँ से आपने पेंडुलम को पीछे की तरफ पुल किया और छोड़ दिया। आइडियल केस की बात कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है पेंडुलम आगे की तरफ जाएगा, यानी पेंडुलम आपका आगे की तरफ मूव करेगा। पहले कुछ देर बाद पेंडुलम यहाँ पहुँचेगा, फिर कुछ देर बाद पेंडुलम आगे की तरफ चला जाएगा, फिर कुछ देर बाद पेंडुलम आगे की तरफ चला जाएगा। मुझे लग रहा है फिगर टेढ़ा बन रहा है, हाँ अजीब सा लग रहा है, लेकिन ठीक है आप मैनेज करिएगा। फिर कुछ देर बाद पेंडुलम वापस से मीन पोजीशन पे आएगा, फिर पेंडुलम पीछे चला जाएगा। क्लियर है? क्योंकि मैं अपना फिगर देख रहा था पिछले वाले में, जब मैंने पेंडुलम बनाया था, भाई उसका ये अजीब सा दिख रहा था। हमें लग रहा था वीडियो में जाके उसको मिटाए, हमें बड़ा भद्दा सा लग रहा है। जब हमें लग रहा है तो बच्चों को कितना भद्दा लग रहा होगा, पर वो हमारे हाथ में नहीं था। वही सोचा कि भाई उस टाइम कर लियो तो सही रहता। आज भी वही अफसोस कर रहे होंगे जब वीडियो देखेंगे हम कभी। चलो ध्यान से देखो, कहानी क्या है। मैं आपको टाइम पीरियड समझाने वाला था। आपने क्या किया? आपने इस पेंडुलम को पीछे की तरफ खींचा, ये गोला नहीं बनता भाई, देख रहे हो। तो आपने क्या किया था? इस पेंडुलम को पीछे की तरफ खींचा, तो पेंडुलम आपका आगे की तरफ गया। अभी भी आपका पेंडुलम आगे की तरफ जाना चाहेगा। आपका पेंडुलम यहाँ पे गया, अब ध्यान सुनना, अब इसके बाद पेंडुलम वापस आना चाहेगा, और यहाँ पे पेंडुलम पीछे जाना चाहेगा, और यहाँ पे पेंडुलम रुका रहेगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे पेंडुलम अभी रेस्ट में रहेगा, ये वाला कंडीशन किसका है? ये रेस्ट का है, ये भी रेस्ट वाला कंडीशन है, याद रखिएगा, आगे यूज कर लेंगे। और ये तो रेस्ट वाला था ही, ये तो उसके पहले की कंडीशन है। अब समझिए, आप बताना कि पेंडुलम इस पूरे फिगर को एक चक्कर कब कंप्लीट हुआ होगा। तो आपने छोड़ा, इसे पीछे खींचा, छोड़ दिया। जब आपके हाथ में वापस आ जाएगा तभी तो बोलोगे, बोलिए, तभी तो बोलेंगे ना कि एक चक्कर कंप्लीट हो चुका है, हाँ कि ना भाई? सर हाँ, ये तो आपने सही बोला। अब समझिएगा, अब इसी चीज को अगर हम टीचर्स लोग कभी कभी यहां से समझाना शुरू कर दें
कि बच्चा पार्टिकल आगे गया, वापस यहाँ आया, फिर पीछे गया और फिर यहाँ। तो बच्चे के प्राण पखेरु वहीं उड़ जाते हैं। सर ये एक चक्कर कैसे हो गया, खुद लॉजिक लगाओ, है ना। सर यहाँ पे वापस यहाँ आता तो ये एक चक्कर हो जाता। सर यहाँ पे भेजे, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आए, हाउ दिस इज वन चक्कर। यहाँ से रिलेट कर लो कि पार्टिकल आपका आगे जाएगा। अगर मैं इसी वाले फिगर को यहाँ बनाऊं, आपका पार्टिकल शुरुआत में कहाँ था, शुरुआत में पार्टिकल यहाँ था, पार्टिकल ऐसे 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 आगे गया, फिर ऐसे 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 पीछे आया, तब आपने बोला एक चक्कर। अब अगर मैं इसी वाले फिगर को, ये पूरा एक चक्कर है, अगर मैं इसी को आगे की तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये वाली लाइन मुड़ के पीछे नहीं आएगी। देखो मैंने क्या किया, इसको आगे शिफ्ट किया, यहाँ पे लाया, तो ये वाली जो लाइन थी, यहाँ वाली जो आधी लाइन थी वो यहाँ पे नीचे चली गई। अगर मैं इसको पीछे लेके आऊंगा तो ये वाली लाइन पीछे की तरफ खींचेगी और ये लाइन यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। तो ये भी वन चक्कर है, ये भी वन चक्कर है। तो सर दोनों में अंतर क्या है भाई? दोनों में अंतर यही है कि ये अपना मोशन यहां से शुरू कर रहा है और ये अपना मोशन यहां से शुरू कर रहा है, बस। मेन पोजीशन दोनों का यहीं पे है, आपने खींच के यहां से छोड़ दिया है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा वरना आप परेशान हो जाएंगे। एक चक्कर समझ लो, पार्टिकल यहां से यहां गया, आगे गया और एक बार यहां पे चक्कर लगाया और फिर वापस आया, इसे बोलते हैं एक चक्कर। अब यहाँ पे ये चक्कर आपको सीधे सीधे समझ आता है कि पार्टिकल एक बार आगे गया, वापस आपके हाथ में आ गया। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, बढ़ चलते हैं। क्या है? फ्रीक्वेंसी नाम की एक चीज़ और आपको मुझे बतानी है। वहाँ पे देखो ये फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड बहुत बार आएगा आपकी ज़िंदगी में, तो आपको इसे पकड़ के चलना है। फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इसे भाई देखो कहीं कहीं एफ से लिखा जाता है और कहीं कहीं न्यू से लिखा जाता है। ये क्या है? ये न्यू है। वी जैसा ही होता है पर वी नहीं होता है, न्यू बोलते हैं, न्यू, NEW वाला न्यू। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपको बताता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड को ये बताता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब इसको कैसे रिलेशन है? F बराबर होता है 1/T। क्या होता है? F बराबर 1/T। अरे यार लॉजिकली बात है ना। आप देखो यहाँ पे भी काफी लोग को समझ नहीं आएगा। खुद सोचो कि एक पार्टिकल है, अगर वो 0.25 सेकेंड में, है ना, एक चक्कर कंप्लीट करता है, या एक ऑसिलेशन बोल दो, एक रिवोल्यूशन बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? वही तो फ्रीक्वेंसी है। तो 0.50 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? 2 चक्कर। 0.75 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? 3 चक्कर। 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? 4 चक्कर। तो ये 4 क्या है? ये 4 फ्रीक्वेंसी हो गई उसकी। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूले में मिल जाता फ्रीक्वेंसी F बराबर 1/0.25, तो कितना आता? 4 ही तो आता। तो यही रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत बार यूज होता है। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ टर्म्स और बताते हैं। सर और कितने टर्म्स है भाई? 2 और बचे हैं। एक तो लीनियर एसएचएम बचा है, एक तो एंगुलर एसएचएम बचा है। वो भी सिखाई दो, है ना। लेके जाएंगे नहीं भाई, सब देके जाएंगे। चलिए कॉपी निकाल के लिखिए लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम। ओहो, नंबर कौन सा था? नंबर अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, मैं नंबर भूल गया। लीनियर एसएचएम, जब आपका पार्टिकल एक लाइन के लॉन्ग आगे पीछे ऑसिलेट करे, हम उसे बोलते हैं लीनियर एसएचएम। एग्जांपल ये देखो, ये आपका स्प्रिंग ब्लॉक आपका लीनियर एसएचएम है। क्यों? इसी लाइन के लॉन्ग ये आगे पीछे मोशन करेगा। कैसे करेगा? ध्यान से समझो, समझ ही तो आ गया होगा कि ये मान लो इसका मेन पोजीशन है, मैंने इसको पीछे की तरफ खींचा तो ये ऐसे इसी सर्कल में मोशन करेगा, ऐसे आगे पीछे इसी सर्कल में टै 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 करेगा। ये लीनियर एसएचएम हो गया, एक लाइन के अलाउंग कर रहा है ना भाई। क्लियर? अब ध्यान से देखो, ये भी आपको अगर मिल जाए तो ये बताइए कौन सा एसएचएम है। यहाँ पे ऐसे बांध दे इसको, टै 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 टै, ये बताइए कौन सा एसएचएम है। ये इस लाइन के अलाउंग करेगा, ये भी आपका लीनियर एसएचएम है। अब काफी लोग बोलेंगे सर ये तो एक्स वाई दोनों में आ गया। अरे भाई लाइन के अलाउंग अगर करे ऑसिलेट तो हम उसे क्या बोलेंगे? लीनियर एसएचएम, है ना।
तो लिखिएगा व्हेन पार्टिकल ऑसिलेट्स, व्हेन पार्टिकल oscillates along a line, कि भाई एक लाइन के अलॉन्ग अगर ऑसिलेट करे, है ना, अबाउट पोजीशन लिखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, अबाउट मीन पोजीशन, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, लीनियर एसएचएम बोलते हैं। ठीक, ये आपके लीनियर एसएचएम हो जाएंगे। अब यहाँ पे कौन सा रिलेशन होता है, इसमें हम पूरा फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ आर बराबर माइनस के एक्स। हमारे सिलेबस में यही फॉर्मूला बहुत यूजफुल है। अब देखो, अगर यहाँ पे हम लोग इसी को रिलेट करना चाहे एंगुलर एसएचएम से, तो क्या होगा, तो अभी आपको बताए थे ये जो पेंडुलम है ये अपना क्या है, ये ऐसे आगे भी जा सकता है ना, ये अपना पीछे भी जा सकता है, ये आपका एंगुलर एसएचएम है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एंगल कवर अप कर रहा है, ये थीटा एंगल आगे, ये थीटा एंगल पीछे, तो यहाँ पे इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इसीलिए हम इसे एंगुलर एसएचएम बोल देते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। तो क्या लिखेंगे, व्हेन पार्टिकल हैव angular displacement, when particle have angular displacement about mean position, जब पार्टिकल का पास कोई एंगुलर मोमेंट डिस्प्लेसमेंट हो मीन पोजीशन के अबाउट, यानी मीन पोजीशन से अगर आप देखें तो आपको दिखे कि पार्टिकल हाँ एंगल चला है, तो आप उसे क्या बोल देंगे, एंगुलर एसएचएम बोल देंगे। अभी वो वाला फिगर भी बनवाए थे आपसे, है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे जो आपको मिलता है वो एक रिलेशन, जैसे आपको पता होगा रिलेशन, यही से आप कर लो भाई, फोर्स की जगह पे टॉर्क आएगा, टॉर्क रिस्टोरिंग माइनस कांस्टेंट वही के मान लो, यहाँ पे एक्स की जगह पे थीटा आता है। थीटा क्या है, थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, ये याद रखिएगा वरना गलती कर लेते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बच्चा, तो आपको इसे रेडियन में रखना होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझते हैं ना, हाँ रेडियन में रखना होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल में मत रखिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, कहाँ से, मीन पोजीशन से, और किस में होता है, इन रेडियंस में, ये भाई रेडियन में होता है। क्लियर, बोलिए क्या इतनी चीजें क्लियर हुई। सर आपने तो बोला था आपको काइनेमेटिक्स रिवाइज करना है, एसएचएम रिवाइज करना, एसएचएम पढ़ने के लिए, भाई अब आ रहा है ना, अब हम उसकी काइनेमेटिक्स की बात करेंगे तो अब आएगा, तब आपको दिक्कतें होंगी। पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट करिए। चलिए अब हम लोग यहाँ तक तो चीज़ें समझ गए बढ़िया से, क्योंकि ये डेफिनेशन वाला पोर्शन था। नो डाउट आपको यहाँ पे कोई डाउट आया होगा, अगर कोई डाउट आया है भाई तब तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इतनी आसान चीज़ें हैं। और यहाँ पे अगर आपको डाउट आ रहा है तो बहुत सिली वाला डाउट होगा, है ना, मतलब बहुत छोटा सा माइन्यूट डाउट होगा, हम समझ नहीं पा रहे होंगे उस डाउट को भाई, क्योंकि हम आपको क्या ही बताएं, हमने आपको मेन पोजीशन बताया, रिस्टोरिंग फोर्स बताया, रिस्टोरिंग टॉर्क बताया, एम्पलीट्यूड बताया, टाइम पीरियड बताया, फ्रीक्वेंसी बताई, लीनियर एसएचएम बताया, एंगुलर एसएचएम बताया, बस इतना ही तो चीज़ें बताई। अब इसमें आपको कहीं पे कोई डाउट हो सकता है हो तो आप कमेंट करिएगा, हम बता देंगे उसको, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ जो मुझे आपको समझानी है वह है काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम, या हम इक्वेशन ऑफ एसएचएम बोल सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे एसएचएम में काइनेमेटिक्स में हमने ढेर सारे रिलेशन पढ़े थे, कौन कौन से थे, एक्स का रिलेशन टी के साथ पढ़ा था, वी का रिलेशन टी के साथ पढ़ा था, ए का रिलेशन टी के साथ पढ़ा था, ऐसे पढ़े थे। फिर आगे भी ऐसे 3 और रिलेशन पढ़े थे, याद आ रहा है आपको, टोटल 6 रिलेशन बताए गए थे, फिर आपको ग्राफ वगैरह बनवाया गया था। तो सेम चीज़ें यहाँ पे चलने वाली है। सबसे पहले हम नॉर्मल एक इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन ऑफ एसएचएम नाम से। हाँ, काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम में पहली हेडिंग रहेगी इक्वेशन ऑफ एसएचएम।
या इसको रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई, गलती हो गई, रुक जाओ। सबसे पहले कंडीशन ऑफ एसएचएम डाल देते हैं। हाँ अभी लिखे थे जो वही कंडीशन ऑफ एसएचएम। कंडीशन ऑफ एसएचएम क्या है? तो सर एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये है, ठीक है। क्या आप मुझे बताओ एफ बराबर एम में लिख सकता हूं? ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ है, तो लिख ही सकते हैं। माइनस के एक्स हो गया, तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स बाई एम होगा। हाँ सर होगा। अच्छा एक चीज़ आप मुझे ये बताओ कि क्या मैं ए को, ध्यान से समझना मैं बता रहा हूँ, v बराबर क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी होता है। और अगर a क्या होता है? डी वी बाई डी टी होता है। मुझे बताओ तो क्या मैं a को डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर नहीं लिख सकता? इसी को दो बार डिफ्रेंशिएट करूंगा, एक बार करूंगा, देखो v को एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा और तो मुझे ये नहीं मिल जाएगा, क्योंकि v क्या है? dv बाई dt तो हमें मिल गया। यानी मैं यहाँ पे इसे लिख सकता हूँ डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के बाई एम इंटू एक्स। हाँ सर ये तो लिख सकते हैं। एक काम करो, सब कुछ को इधर लिख के आओ, तो क्या मिला? डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स बराबर 0। ये जो है ये डब्बे वाली चीज। सर आप इसे डब्बे में क्यों बंद करो? उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है बच्चा, यही इंपॉर्टेंट है और यही आपका इक्वेशन ऑफ एस एच एम है। क्या है? इक्वेशन ऑफ एस एच एम। क्लियर? अब सर ऐसी इक्वेशन तो हमने कहीं नहीं पढ़ी सर, हमने y और x में रिलेशन पढ़ाया और इसी की इक्वेशन बोला है। तो भाई ये एक टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ई बार बार भूल जाता हूं पर आज याद आ गया, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आप क्लास 12th में पढ़ते हो। अब ऑब्वियस ये बात है, जब क्लास 12 वाली चीज है तो इसको यहाँ पे सॉल्व करना नहीं। अब समझिए इसका जो सोल्यूशन है वो मैथमेटिक्स देता है। अब पूरी इसके सोल्यूशन में भाई देखो बहुत कहानी भी हो सकती है, हम कहानी चुटकुला सुना सकते हैं, आपको मजेदार चीजें सुना सकते हैं। देखो ये एक इक्वेशन है, नॉर्मली हम सीरियस रहते हैं, काइनेमेटिक्स एसएचएम में ये इक्वेशन मिल चुकी है। अब इक्वेशन है तो कोई सोल्यूशन होगा। अब सोल्यूशन क्या देगा? सोल्यूशन आपको एक्स देगा, क्योंकि एक्स में ही तो है। y बराबर एफ एक्स होता है तो आपको सोल्यूशन क्या देता है? एक्स ही तो आता है। अरे भाई तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप x इज इक्वल टू श्रीधराचार्य लगा के x की वैल्यू ही तो निकाला करते थे, यहाँ भी आपको x मिलेगा। अब ध्यान समझिएगा, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिस फॉर्म है ना, दिस इज, लिखिएगा दिस इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन, या मैथमेटिकल लिख ही देते हैं, छोड़ो मैथमेटिकल इक्वेशन ही लिखते हैं। मैं लिखने वाला था मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होता है जिसे हम लोग के सी बोल देते हैं, सी फॉर कांस्टेंट, इंटू एक्स बराबर 0 बोलते हैं, है ना। ये एक आप क्लास 12 में पढ़ोगे भाई, ठीक है। अभी भरोसा कर लो, या आपने मास्टर जाना है मैथ वाले के मास्टर के पास जाके पूछ लेना कि सर आज हमारे फिजिक्स वाले गुरुजी ने ये इक्वेशन दी है, सर आप प्लीज इसको सॉल्व कर दो। जाना उनके पास, गिली गिली आके बना के, सर प्लीज यही सॉल्व कर दीजिए। अब जब आप उनसे सॉल्व करेंगे, पहली बात तो सोल्यूशन बताएंगे नहीं, वो भी आपको सिर्फ पट्टी पढ़ा देंगे कि बेटा जाओ ये 12th का पोर्शन आपको समझ नहीं आएगा, और वो सच्चाई भी बोल रहे होंगे, आपको समझ नहीं आएगा। नॉर्मल ऐसी मैथमेटिक्स जहां पे आपको सिंपल सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन देते हैं, वो आपके पल्ले अभी तो पढ़ नहीं रहा, ये भाई पहुंचे हैं। अच्छा तो वो आपको ऐसे कुछ पढ़ा देंगे। मान लीजिए आपको गुरुजी ने बता दिया, तो जब वो बताएंगे तो आपको एक सोल्यूशन देंगे कि बेटा इसका एक सोल्यूशन आएगा, x बराबर, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होता है, कुछ कांस्टेंट निकल के आता है, चलो उस कांस्टेंट का नाम b मान लेते हैं, c यूज कर चुके हैं, b साइन अंडर रूट में c इंटू टी, ये आता है। या तो एक सोल्यूशन और बोलेंगे, या तो ये आएगा बेटा, या तो ये भी बोल सकते हो अंडर रूट में b cos ct, ये भी आ सकता है। क्लियर है? क्या आपको ये सॉल्व करके आएगा? मुझसे मत पूछना, क्योंकि हम मैथमेटिक्स के टीचर नहीं है। हमने मैथमेटिक्स वाले के पास गए, हम देखो भाई देखो यहाँ पे हम अटक गए थे, हमें नहीं समझ आया कि अब ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। हम बस बैठे फंसे थे, तो मैथमेटिक्स वाले सर बगल से गुजरे, बोले
सर ये थोड़ा सा मैथ वाला प्रॉब्लम है, सॉल्व कर देंगे। तो उन्होंने सॉल्व किया और हमको ये रिलेशन दिया, हमने बीच का सारा मलबा हटाया, बोला हमारे काम का नहीं, हम सीधे ये पढ़ेंगे। हमने ये चीज़ पढ़ी और फिर आपको समझ में आया कि भाई ये इक्वेशन इस फॉर्म की है तो यहाँ पे रूट आ रहा है। देखो ध्यान समझो कि यहाँ पे जो चीज़ है हमने इसको एनालाइज किया कि जहाँ पे x के साथ जो है उसका रूट यहाँ पे आ रहा है। अगर हम पहले ही यहाँ पे स्क्वायर रख दें तो यहाँ पे रूट का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, हमने इसी इक्वेशन को, ध्यान समझो रिलेट कर रहे हैं, हमने इसी इक्वेशन को कैसे लिखा, d2x, हमने ऐसे लिखा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस कैसे लिखा, ध्यान से देखो, ओमेगा स्क्वायर टी है, देखो x आता है ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। जहाँ पे ओमेगा क्या है अपना, जहाँ पे ओमेगा स्क्वायर अपना k/m है, या ओमेगा आपको मिलेगा अंडर रूट में k/m। क्या ये आपको समझ आया? अच्छा, अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो हमने बोला कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा। भाई ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, तो यहीं से तो हमको एसएचएम का सोल्यूशन मिलेगा। हमने बोला जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर, अब यहाँ पे ध्यान समझना, हम मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, मैथमेटिक्स ये रही, अब हम फिजिक्स जोड़ते हैं। यहाँ पे ये क्या है, b है, कोई कांस्टेंट होगा ना, हाँ कांस्टेंट होगा। अब मुझे बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसे ऊपर से देख के बताओ, नीचे मत जाओ अभी। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, b। क्यों? क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू या तो +1 या तो -1 होती है, या तो b होगी या तो -b होगी। अच्छा, यहां पे अपना x क्या है, सॉरी ज्यादा चिल्लाने पे ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब मुझे बताओ यहां पे x क्या है, यहां पे तो अपना x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है। तो पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना। तो यहां पे b की जगह पे क्या हम a नहीं लिख सकते, समझे? x बराबर a, और अगेन साइन जो भी चीज x के साथ होगी उसका रूट यहां पे लिखना है, तो ओमेगा इंटू टी। या तो एक सोल्यूशन ये आएगा या तो ये भी आएगा, x बराबर a cos ओमेगा टी, ये भी आएगा। क्लियर? क्या बात कर रहे हो, समझ आया कि नहीं आया? x बराबर a sin ओमेगा टी ये हो गया, x बराबर a cos ओमेगा टी हो गया। दोनों ही एसएचएम के सोल्यूशन है, दोनों ही आपको किस टाइम पे आपका पार्टिकल कहाँ है वो रिपोर्ट कर देगा, दोनों। हाँ बिल्कुल, हाँ बाद में हम इनका जनरल भी फॉर्म पढ़ेंगे, पहले इन दोनों को बढ़िया से एनालाइज कर लेंगे कि भाई हाँ ये चीज को फील लेते हैं, फील कि सही है कि गलत है, मजा आ रहा नहीं है, सर पूरा मैथमेटिकल चीज बता दी है। अच्छा जिसको यहाँ पे डाउट है मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि उन बच्चों को डाउट ना रहे। हमने बोला कि ये पढ़ने वाले हैं, अब आपको ये चीज तो हम बहुत पहले से बता चुके हैं कि काइनेमेटिक्स का एसएचएम का कंडीशन क्या है, रे स्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू होता है -kx, ठीक है। फोर्स को एम में लिखे सॉल्व किए, ये आया। हमने बोला ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। आपने बोला सर ये दूर दूर तक हमें इक्वेशन नहीं दिख रहा है, हमने बोला बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमने बोला ये रहा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन तो अपने सिलेबस में है नहीं, ना भी आपने सॉल्व करना सीखा है, तो हमने मैथमेटिक्स की मदद ली। तो हमने बोला कि भाई ये जो इक्वेशन है ये मैथ में एक इक्वेशन आएगी, ये जहां पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का क्लास 12 में चैप्टर है, तो उसके इस फॉर्म का ये वाला है। अब मैथ वालों को याद होगा, अब समझिएगा इसका सोल्यूशन मैथ में ये आता है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अब हमने इसको एनालाइज किया, क्या किया, एनालाइज। हमने मैथ वाले रिजल्ट को एनालाइज किया और अपना रिजल्ट ये बना दिया। कैसे एनालाइज किया था समझिएगा, हमें मैथ वालों ने बताया कि x बराबर b साइन अंडर रूट ct आया। हम पूछा है सर जी ये b क्या है, बोले कोई कांस्टेंट है। हमने बोला कांस्टेंट, बड़ी आफत है, आज कितनी ट्रेन आएगी। तो हमें मैथ वालों ने क्या बताया कि सर ये कांस्टेंट है। हमने बोला ठीक है कांस्टेंट है, हमने दिमाग लगाया। हमने बोला जब हम इसे मैथ में, हमने उनसे पूछा, दिमाग लगाया लेकिन उनसे पूछ के दिमाग लगाया है। हमने बोला सर यहाँ पे ये जो चीज है ये x का सोल्यूशन है। हाँ बोले x। सर अगर हम फिजिक्स में x बराबर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो क्या हमें ये डिस्प्लेसमेंट देगा। उन्होंने बोला हाँ देगा। हमने बोला सर अच्छा ये बताइए ये x की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस भी आएगी। बोले हाँ सर आप तो बहुत तेज है। हमने बोला भाई घमंड कभी नहीं किए, उनको कौन पता 10वीं तक ही मैथ पढ़े अच्छे से। मजाक कर रहा हूँ भाई, 12वीं तक अच्छे से पढ़े हैं, उसके बाद फिजिक्स भले पढ़ाने लगे हैं। आज तक हमारे गुरुजी हमसे पूछते तुम फिजिक्स के मास्टर काहे बन रहे हो, तुमको मैथ पढ़ाना चाहिए था। हम लोग सर फिजिक्स में मजा आता है।
अरे वापस आओ इधर आओ इधर। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती? बी होती। हमने बोला सर मिल गया, हमारे में एक्स की मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड होती है, तो क्या हम आपके बी की जगह पे कैपिटल ए लिख सकते हैं? बोले कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हमने सर ये अंडर रूट में कैसे? बोला भाई जब आप सॉल्व करेंगे ऊपर देख लो, हम लोग ऊपर नहीं देखेंगे। बोले तब ना देखो, आप इतना समझ लो कि ये जो आपने इक्वेशन दी है एक्स के साथ जो होगा वो अंडर रूट में आएगा। हमने बोला अच्छा, अगर सर यहाँ पे हम पहले से स्क्वायर रख देते तो क्या यहाँ पे उसका रूट ओमेगा आता? हम लोग ना, उन्होंने बोला हाँ। हमने बोला सर हमारा काम हो गया, धन्यवाद। हम गए, हमने इस इक्वेशन को हटा के ओमेगा स्क्वायर रख दिया। बच्चे पूछेंगे सर ओमेगा स्क्वायर, बस 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 अपनी सहूलियत के लिए रखे हैं ताकि यहाँ का रूट गायब हो जाए। हमने यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर रखा, जहाँ पे ओमेगा स्क्वायर अपना के बाई एम था, ओमेगा बराबर रूट के बाई एम है, ये वही ओमेगा है जो आप 2π/t करके पढ़ते हो। ठीक है, एंगुलर वाला है अपने पास, वही एंगुलर वाले सारे टर्म है। अच्छा सर ठीक है, तो अपना सॉल्यूशन क्या है? x बराबर a sin ओमेगा t आया और x बराबर a cos ओमेगा t आया। यहां तक की चीजें आपको क्लियर हुई। ये पूरा एसएचएम का इक्वेशन है, सॉल्यूशन ऑफ एसएचएम आप इसे बोलते हो। क्लियर? चलिए आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपको इसका प्रूफ दिखाते हैं कि ये चीज सही है कि गलत है। हो गया नोट? चलिए ध्यान से समझिए, हम इस वाली इक्वेशन को मान के सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा आप पहले एनालाइज करते हैं, पहले चीज़ों को हम नॉर्मली मीन्स टू से कि हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे। नॉर्मली मीन्स सुनना, पहली बात सोना मत, सो जाते हो वीडियो देखते देखते। हाँ इधर कॉन्सेंट्रेट करो। हाँ भाई, कॉन्सेंट्रेट करवाने के चक्कर में हमारे गले की बैंड बच गई। ध्यान से देखो, वो ये है कि आपको अभी हमने टाइम पीरियड पढ़ाते हुए ये चीज बताया था कि अगर आपका पेंडुलम यहां से शुरू हो रहा है, मान लीजिए, ध्यान से देखो, अब एक चीज मैं आपको रिलेट करने के लिए समझाता हूं। आप पेंडुलम को इधर उधर ऐसे कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे। अब उसी टाइम पे दरवाजे से कोई आदमी आए, या कोई भी आपका छोटा भाई या छोटी बहन या बहन जो भी आ जाए, अब जरूरी थोड़ी ना है कि वो पेंडुलम को हमेशा इसी पोजीशन से स्टार्ट होते हुए दिखे। जब उसने देखना शुरू किया तो वो शायद यहाँ पे हो। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, पर अभी हम ये मान रहे हैं कि आपने इसे पेनलाइज किया और आपने पेंडुलम को यहां से छोड़ा है। ये गोला ढंग से नहीं बनता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा ठीक है सर, अरे जब भाई हाँ, अब ध्यान से समझिए इसको कि आपने इस पेंडुलम को यहां से स्टार्ट किया और t बराबर 0 पे, अभी x बराबर 0 है, ठीक है। अब ये आगे गया, अगर मैं बोलूं इस पेंडुलम का टाइम पीरियड कैपिटल T है, तो बताओ यहां पे कितने टाइम में पहुंचेगा? खुद दिमाग लगाना, अभी पढ़ चुके हो। अगर पेंडुलम, ध्यान से मैं अलग अलग फिगर बनाता हूं ताकि आपको समझ आए। भाई पेंडुलम कुछ देर बाद आगे भी तो जाएगा, फिर अरे यार ये गलत चीज पकड़ लेते हैं, हाँ, फिर कुछ देर बाद यहां भी तो आएगा, फिर कुछ देर बाद पीछे भी तो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि यहां रुक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। हम इतने फिगर बना रहे हैं। अरे यार ये लाइन थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि सही लगे, ठीक है। सब एक ही है, अगर बड़ा छोटा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, मुझे बताइए यहां पे कितनी देर में पहुंचेगा? अगर यहां पे वापस आ रहा है t बराबर t टाइम में, तो अब बोलेंगे सर तो यहां पे पहुंचेगा t बराबर t/4 में। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं, एग्री करते हैं? बताइए। तो t बराबर t/4 पे पार्टिकल कहाँ है? a पे है। फिर t बराबर ये कौन सी लाइन है? 3t/4, पार्टिकल कहाँ आ गया? वापस 0 पे आ गया। ये कौन सी जगह है? t बराबर 3t, ये हो जाएगा। वही कुछ गलती हुआ क्या? अरे 2t कहाँ गया? रुक जा भाई, ये 2t है। हाँ समझ गया, ये t/4, ये 2t/4 यानी t/2 है, और यहाँ पे 3t/4 हो जाएगा, और आपका पार्टिकल x बराबर -a पे रहेगा, और ये आपका t बराबर t है, पार्टिकल 0 पे है। क्लियर? अरे बोलिए, यहाँ तक की चीजें समझ आई? समझ आ गई। अब मान लेते हैं इस पार्टिकल, पहली बात तो एसएचएम कर रहा है, हाँ सर कर रहा है। मान लेते हैं अगर इस पार्टिकल का इक्वेशन x बराबर a sin ओमेगा t होता तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है?
देखते हैं। अब इक्वेशन में आपके पास इक्वेशन है x बराबर a साइन ओमेगा टी, जहां पे ओमेगा क्या है, ध्यान दीजिएगा, ओमेगा आपका क्या है, ध्यान से देखो, ये वही आपका 2π/t है, ध्यान रखिएगा, मैंने बीच में बोला भी था, एंगुलर वेलोसिटी वाला टर्म। जब आप t बराबर 0 पुट करोगे, एट t बराबर 0, इस पोजीशन के लिए, इस पोजीशन के लिए जब आप लिख देता हूं एट t बराबर 0, क्या x बराबर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहां पे लिखेंगे a साइन ओमेगा इंटू 0, तो आपका आ रहा है x बराबर 0। बोलिए क्लियर, यानी ये तो सही बताया। अरे अभी ने बोला अभी रुक जा, आगे तो बढ़ो, हमको पूरा सही चाहिए। तो x बराबर a साइन ओमेगा टी, यहाँ पे भी हमने इक्वेशन डाला, हमने बोला कि यहाँ पे t बराबर कितना है, बोले t/4, बोला ठीक है, x बराबर a साइन ओमेगा की जगह पे 2π/t और स्मॉल t की जगह पे t/4। अब रखिए, t से t मरा, हाँ सर, 2 1 2 2 2 4, ये मरे, तो क्या बच रहा है, x बराबर a साइन π/2। अब समझ आया क्यों हमने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। अब साइन π/2 कितना होता है, प्लस ए होता है, तो ये हो गया प्लस ए। ये भी सही बोला, हमने बोला ठीक है, अभी भी नहीं मानेंगे, आगे बढ़ो, हमने बोला ठीक है। क्या एट t बराबर 0, सॉरी ये रुको रुको रुको, हाँ, एट t बराबर t/2, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, तो हमने बोला ठीक है, रखते हैं x बराबर a साइन, अब ओमेगा की जगह पे सीधे 2π/t ही पुट करते हैं, 2π/t इंटू टाइम कितना है, t/2 है। सॉल्व किए, आंसर में x बराबर a साइन पाई आया। और जल्दी से बताओ साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, क्या साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, हाँ सर, तो यानी x बराबर 0 आया। ऐसे हमने डिफरेंट वैल्यूज ली, यहाँ पे हमने सॉल्व किया x बराबर -a आया, यहाँ पे सॉल्व किया x बराबर 0 आया। ठीक है, हमने बोला हाँ ये तो बड़ी मजेदार चीज है, यानी आप जो देख रहे हो उसको एक इक्वेशन में डाल दिया। अब काफी लोगों के दिमाग में एक डाउट आएगा, हाँ मैं बताता हूं, एक डाउट आएगा, इसीलिए शुरुआत में ही हमने एक चीज क्लियर कर दी थी। सर आपने जो बोला, हमने नहीं बोला है, मैथ वालों ने बोला है, हाँ सर वही, मैथ वालों ने बोला कि इसका एक सोल्यूशन ये भी तो है, x बराबर a cos ओमेगा t, पर सर जब यहाँ पे t बराबर 0 डाल रहे हैं तो आ ही नहीं रहा कुछ। हमने बोला हाँ नहीं आएगा, जब आप यहाँ पे एट t बराबर 0 ऐड करेंगे, x बराबर क्या होगा, a आएगा। ठीक है, तो भाई सुनो, ये सिर्फ इस इक्वेशन के, हमने बोला आपसे भाई सुनो, ये जो अभी आपने इक्वेशन पढ़ी, कौन सी इक्वेशन, चलो मैं आपको समझाता हूं, आप सिर्फ इसको समझो अभी के लिए। ये जो SHM हो रहा है, ये वाला SHM, इसकी सिर्फ ये इक्वेशन आई है। अब ये जो है ये भी SHM की इक्वेशन है, पर इस वाले की नहीं है। क्या बात कर रहा हूं, हाँ मैंने ये थोड़ी ना बोला कि ये SHM की इक्वेशन है पर इस वाले की है, मैंने ये बोला कि ये सिर्फ SHM की इक्वेशन है और आपने इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया। हमने आपसे क्या बोला कि ये SHM की इक्वेशन है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ SHM है या इक्वेशन ऑफ SHM है, ये भी SHM की इक्वेशन ही है। यह आपको किस टाइम पे पार्टिकल कहाँ है वो बताएगा। मैं आपको बताऊं, जनरल इक्वेशन अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो वो ये आएगा, x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस 5, ये आपको बताएगा। लेकिन अभी हमने आपको ये इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया क्योंकि आपको फील दिलाना है, वरना स्कूल के टाइम पे मतलब सबका अपना तरीका होता है, तो कंफ्यूजन होती है ना, ये 5 क्या आ गया बीच में। अब समझिए, ये भी इक्वेशन ऑफ SHM है, ये भी इक्वेशन ऑफ SHM है, पर ये वाली इक्वेशन इसका इक्वेशन नहीं है। तब सर ये किसका है, अब ऐसी बात है, t बराबर 0 पे है, पार्टिकल x बराबर a पे होगा तो वो इसकी इक्वेशन है। अब ध्यान से मैं वापस से फिगर बना रहा हूं एक दूसरा और आपको फील दिलाने की कोशिश करता हूं। अभी आप इस चीजों को सर फील करो यार, अभी चीजें सिर्फ जुड़ना शुरू हो रही हैं, अभी हम आपके दिमाग में सिर्फ डेटा डाल रहे हैं, ज्यादा कंफ्यूजन मत पालो। अभी इतनी चीजें समझ आई, बस इतना डालो, जबरदस्ती का कंफ्यूजन डाउट मत क्रिएट करो, बार बार बोलूंगा। ध्यान से समझो कि पार्टिकल यहां पे है, पीछे गया, ठीक है,
ये है पार्टिकल, अब यहाँ से शुरू हो रहा है। मतलब मैंने आपको शुरुआत में कहानी बताई थी ना, आप ऐसे ऐसे बैठ कर रहे थे। आपकी बहन ने जब रूम में एंटर की तो उसने ये एनालाइज किया कि आपका जो पेंडुलम था यहाँ था। अब उसके लिए टाइम कब शुरू हो रहा है, जब उसने इस इंसिडेंट को देखना शुरू किया। देखो काइनेमेटिक्स में हम लोग टाइम बताते हैं कि भाई टाइम इंटरवल की बात हम लोग कर रहे हैं। आपके लिए पेंडुलम यहां से शुरू हुआ था, आपकी बहन ने जब देखना शुरू किया तो पेंडुलम यहां से शुरू हुआ था। क्लियर है बात? उसके लिए इक्वेशन अलग आएगी, आपके लिए अलग आएगी। तो यहां पे ध्यान से समझिएगा इसको, t बराबर 0 पे पार्टिकल यहां था, कितने पे, x बराबर प्लस ए माइनस ए, जो भी मान लो, चलो माइनस ही नहीं प्लस ही मानते भाई, हम पीछे की डायरेक्शन को प्लस मान ले रहे हैं। अभी जनरलाइज कर देंगे भाई, परेशान मत होना। अरे तब आगे माइनस से मान लेना ना भाई, प्रभु काहे परेशान कर रहे हो, तुम नहीं सुधरो, रुको लो। देखो सर अब मान लिए थे, हाँ तुम्हारे मन ने माना था, है ना, तुमने मुंह से बोल दिया, पर अंदर ही अंदर तुमने नहीं माना था। अब ध्यान से देखो, तुम्हारी बहन ने जब रूम में एंटर किया उसने देखा पेंडुलम यहाँ था, x बराबर ए पे प्लस ए पे था। अब मुझे बताना पेंडुलम कहाँ आएगा, वापस पीछे जाएगा? नहीं, उसने देखा कि पेंडुलम वापस आगे आया, फिर कुछ देर बाद पेंडुलम आपका पीछे भी गया, फिर कुछ देर बाद आपका पेंडुलम आगे भी आया। क्या एक टाइम पीरियड पूरा हुआ? अभी नहीं, अभी कहाँ पूरा हुआ, अब जाके पूरा हुआ। समझे दया, कुछ समझे कि यहां से तुम्हारी बहन ने जब देखना शुरू किया, तुम भी नहीं गलत हो, तुम्हारी बहन भी नहीं गलत है। अब तुमसे कोई पूछे कि बेटा एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जवाब देना हाँ। तुम्हारी बहन से कोई पूछे हाँ, पर दोनों के लिए इक्वेशन अलग अलग आएंगी। हमसे नहीं होती एक्टिंग भाई, अलग अलग आएंगी। ये वाला हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा था, ये भी हो रहा है। बार बार कैमरे के अंदर से हटूंगा, ठीक, चलो यहां तक समझ आ गया। यहां पे ये t बराबर t बाई 4 है, ये क्या है, t बराबर t बाई 2 है, t बाई 4, हाँ t बाई 2 है, ये 3t बाई 4 है, ये t बराबर t है। अब ध्यान से देखिए, लिखिए जल्दी से, t बराबर t बाई 4 पे पार्टिकल 0 पे, t बराबर t बाई 2 पे पार्टिकल माइनस a पे, t बराबर 3t बाई 4 पे पार्टिकल फिर से 0 पे, और यहाँ पे पार्टिकल फिर से प्लस a पे। जल्दी से इसकी इक्वेशन क्या है, मैं बोल रहा हूं इसकी इक्वेशन x बराबर a cos ओमेगा t हुई। अब समझे, ये भी इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, वो भी इक्वेशन ऑफ एसएचएम थी, पर वो उस वाली इक्वेशन का एसएचएम थी, मतलब हाँ वो उस वाली एसएचएम का इक्वेशन थी, और ये इस वाली एसएचएम का इक्वेशन है। भरोसा ना हो तो फुलफिल करा लो, पुट करो, x बराबर a cos ओमेगा t में हम लोग पुट करते हैं, ये इक्वेशन है, ये t की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे, ऐसे करते थे ना छोटे क्लास में। जल्दी से पुट करो, t बराबर 0 पे, यहाँ पे करके देखो, क्या t बराबर 0 पे a आएगा, ये देखो, क्लियर है? अरे t बराबर 0 रखोगे तो ये पूरा मलबा 0 होगा, और cos 0 1 होता है ना जी, तो ये हो जाएगा। अब इसको छोड़ दो, यहाँ पे आओ, ये कितना हो जाएगा, t बराबर t बाई 2, t बराबर t बाई 2। अब देखो सॉल्व करके देखो, a cos 2 पाई सॉरी ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2, कैंसिल आउट, टी से टी कैंसिल आउट, अंदर में कितना बचा, a cos ऑफ पाई। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ पे माइनस a आया कि नहीं आया, देखो। अब मुझे खुद बताओ, t बराबर t पे, जैसे t बराबर t यहाँ पे पुट करोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 2 पाई आएगा, और cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, रेपर चिकन टर्नो, पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, तो यहाँ पे आपका फिर से प्लस a हो जाएगा। ये t बराबर t बाई 4 पे जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, आएगा भाई 0, और ये 3t बाई 4 पे आपका अगेन आता है 0। यानी आपको क्या समझना है, आपको एनालाइज ये करके रखना है कि जब पार्टिकल यहां से शुरू होगा तो ये इक्वेशन होगी, जब पार्टिकल यहां से शुरू होगा तो आपकी ये इक्वेशन नहीं होगी, है ना। ये चीज समझना, मैं आपको यही समझा रहा हूं, क्लियर? यहां तक की चीजें समझ आई? मैं आपको बता रहा हूं x बराबर a cos ओमेगा t, x बराबर a sin ओमेगा t, दोनों ही इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, पर कौन सी है, वो अलग अलग इक्वेशन की अलग अलग एसएचएम है। इसीलिए जब आपको जनरलाइज पढ़ाया जाता है तो वहां पे sin ओमेगा t प्लस फाई लाया जाता है, जिसके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में कर लेंगे। पहले आप इतनी चीजें कॉपी में नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए अब आपको एक चीज बता के समरी देके
विदा करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना रहो, है ना। पहली बात तो ये दिमाग में कन्फ्यूजन हटा देना कि x बराबर cos ओमेगा टी उसे क्यों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सर, क्योंकि वो उसकी इक्वेशन है ही नहीं ना बेटा, कहां से करेगा। अच्छा, भरोसा नहीं हो रहा है कि x बराबर a cos ओमेगा टी भी उसका इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ओहो, इतना बड़ा भरोसा नहीं हो रहा है, हो जाएगा। देखो पहले अभी लास्ट में वीडियो क्या भरोसा दिला देंगे, इधर देखिए। हाँ, अगर पार्टिकल यहां से शुरू हो रहा है और आगे जाना चाह रहा है, समझ रहा, यहां से शुरू हो रहा है और आगे जाना चाह रहा है, इसकी इक्वेशन क्या लिखिएगा, a sin ओमेगा टी, ठीक है। अगर आपका पार्टिकल यहीं से शुरू हो रहा है पर पीछे जाना चाह रहा है, इसकी इक्वेशन क्या लिखिएगा, x बराबर माइनस a sin ओमेगा टी, ठीक। अच्छा, अगर अगला केस, अगर पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है और पीछे जाना चाह रहा है, इसकी इक्वेशन होगी x बराबर a cos ओमेगा टी। और अगर इसकी बात करें, पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है तो इसकी इक्वेशन आप लिखिएगा, और आगे जाना चाह रहा है, इसकी इक्वेशन होगी x बराबर माइनस में a cos ओमेगा टी। क्लियर है, ये इस वाली इक्वेशन का एसएचएम, सॉरी इस वाले एसएचएम का इक्वेशन है, ये इस वाली एसएचएम का इक्वेशन है, ये इस वाली एसएचएम का इक्वेशन है, ये इसका है, सबका अलग अलग आ रहा है, तो इसीलिए सब सेटिस्फाई नहीं करेंगे। समझ आई बात, अब बोलो समझ आया। अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर जरूरी थोड़ी ना है कि पार्टिकल यहां से या यहां से शुरू हो रहे हैं, हम भी मान रहे हैं नहीं शुरू कर सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना है, इसीलिए जनरल इक्वेशन आती है, मैं बार बार जनरल इक्वेशन आपके दिमाग में डाल रहा हूं। अच्छा, एक चीज समझिएगा, जिस किसी बच्चे को डाउट होगा कि ये सोल्यूशन अब तो यार आ ही चुका होगा, कहीं बेफालतू टाइम पास करवा रहे हो, नहीं बता रहे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिएगा, मैं इसके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कशन करूंगा। जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम मैं लिख के जा रहा हूँ, बस आगे बताऊंगा अगले लेक्चर में। वो क्या होता है, x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आपके दिमाग में कुछ डाउट आएंगे कि सर ये फाइव क्या है, सर प्लस फाइव क्यों किया, माइनस फाइव क्यों नहीं किया, वो आपके दिमाग में ढेर सारे डाउट आएंगे, ठीक है। अब ये कहाँ से आए, ये क्यों आए पता है, बिकॉज जरूरी थोड़ी ना है कि एसएचएम हमेशा यहाँ से या यहाँ से हो, या तो मेन पोजीशन से या तो एक्सट्रीम पोजीशन से हो, भाई कहीं से भी हो सकता है। पार्टिकल आपका यहाँ से भी शुरू कर सकता है एसएचएम, आपने देखना यहाँ से शुरू किया, पार्टिकल मैक्सिमम यहाँ पे जा सकता है ना, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, आपने यहाँ से देखना शुरू किया, ये t बराबर 0 है। अब इसकी ना तो ये इक्वेशन होगी, ना तो ये होगी, ना तो ये होगी, ना तो ये होगी, अब आपको कैसे पता होगा, अब आप ऐसे पता करोगे। क्लियर, चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।